हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी एक न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में। फीटल सर्कुलेशन एडल्ट सर्कुलेशन से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि जब फीटस यूट्रस में रहता है तो उस समय जो फीटस के लंग्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, और उसके साथ ही जो हार्ट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है वो भी चेंज होता है एडल्ट की अपेक्षा। तो यहाँ पे हम फीटस के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो बच्चा गर्भ में रहता है उस समय जो उसका हार्ट होता है वो किस तरह से वर्क करता है, तो पूरे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किस तरह से होता है, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और हम बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू फीटल सर्कुलेशन। तो ये मैंने फीटल सर्कुलेशन का पूरा फिगर ड्रॉ किया हुआ है जिसके थ्रू हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तो हम स्टार्ट करते हैं प्लासेंटा से, क्योंकि जो फीटल सर्कुलेशन का वर्क होता है वो प्लासेंटा से ही स्टार्ट होता है। प्लासेंटा ही एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। देखिए, जो एडल्ट होता है उसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन लंग में होता है, लेकिन जब बेबी यूट्रस में रहता है तो उस समय जो ब्लड होता है उसका फिल्ट्रेशन प्लासेंटा करती है, क्योंकि उस समय जो लंग्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं। लंग्स का जो फंक्शन होता है वो स्टार्ट होता है बर्थ होने के बाद। बर्थ होने के बाद जब बेबी क्राई करता है तो उस समय जो लंग्स होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। कैसे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि जो प्लासेंटा है वो अपना जो ब्लड सर्कुलेशन का फंक्शन है वो कैसे करती है। तो जो प्लासेंटा होता है उसमें 2 आर्टरी और 1 वेन पाई जाती है। अगर आपको ये भूल जा रहा है तो इजीली आप इसको याद कर सकते हैं आवा से। आवा का मतलब है कि देखिए इसमें ए 2 बार आया है तो आर्टरी 2 होंगी, वेन 1 बार आया है तो वेन 1 होगी। मतलब जो प्लासेंटा है उसमें 2 आर्टरी और 1 वेन पाई जाती है। तो जो आर्टरी होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट हो गया है कि जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। तो जब प्लासेंटा में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, मतलब कि जो प्लासेंटा होती है वो मदर के डेसिडुआ से अटैच होती है। तो जो मदर का ब्लड होता है जब वो डेसिडुआ में आता है तो डेसिडुआ और प्लासेंटा के बीच एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, और वहीं पे बहुत टीनी विलाई होती हैं। उन्हीं के थ्रू जो ब्लड होता है उसमें एक्सचेंज होता है, मतलब O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है। अगर ये मदर का पोर्शन है और ये फीटस का पोर्शन है, तो यहाँ पे जो कोरियन और एमनियन वाला पार्ट होता है ये अटैच होता है। कैसे, जो टीनी बिलाई होती है और इनमें अटैच होती है टीनी कैपिलरीज। तो इनके थ्रू क्या होता है कि जो मदर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लड प्लासेंटा में आता है, और जो प्लासेंटा का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मदर में चला जाता है। तो जो गैसों का एक्सचेंज होता है CO2 एंड O2 का, वो यहीं पे होता है। मीन्स जहाँ पे मदर और फीटस का जो प्लासेंटा वाला पार्ट होता है मिलता है, वहीं पे जो CO2 एंड O2 होता है उसका एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से जब जो वेन होती है वो फुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेती है, तो 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जो वेन होती है वो कैरी करके कहाँ जाती है, जो लीवर होता है उसके पास। ये जो आप प्लासेंटा देख रहे हैं ये तो फीटस से बाहर होता है, और जो फीटस का अम्लाइकस होता है, अम्लाइकस के जब अंदर इंटर करती है अम्लाइकल वेन, तो ये अम्लाइकल वेन जाके कहाँ मिलती है, जो लीवर होता है वहां पे। लीवर में पहुंचने के बाद, ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है लीवर का, तो लीवर में पहुंचने के बाद यहाँ पे लीवर की पोर्टल वेन पाई जाती है। तो यहीं से जो ये वेन जा रही है ये बाईपास एक रूट बनाती है, और ये बाईपास रूट जाके मिलता है पोर्टल वेन से, और पोर्टल वेन को 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। उसके बाद यही जो वेन होती है ये आगे जाती है, फिर मिलती है हिपैटिक वेन से। जहाँ पे हिपैटिक वेन मिलती है वहीं पे
जो इंफीरियर वेना कावा है, जो यहाँ से जा रही है इंफीरियर वेना कावा, ये भी मिलती है। जो इंफीरियर वेना कावा होती है उसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है। तो जब नीचे की तरफ से जो इंफीरियर वेना कावा है ये जाती है और इधर से हिपैटिक वेन होती है और इधर से जो अम्बिलिकल कॉर्ड की वेन है जिसमें ब्लड कैरी किया हुआ है, और ये जो ब्लड है इसने बाईपास के थ्रू पोर्टल वेन को दिया और फिर जो ब्लड होता है उसको आगे लेके जाती है और जहाँ पे हिपैटिक वेन इंफीरियर वेना कावा मिल रही है वहीं पे ये मिल जाती है। तो जहाँ पे ये वेन मिल रही हैं इस एरिया को बोला जाता है डक्टस वेनोसस। क्यों डक्टस वेनोसस बोला जा रहा है? ये एक मेडिकल टर्म है कि जहाँ पे भी 2 से अधिक वेन मिलती हैं उनको बोला जाता है डक्टस वेनोसस। तो देखिए यहाँ पे 3 वेन एक साथ मिल रही हैं। इधर से लीवर की जो हिपैटिक वेन है मिल रही है, नीचे से अम्बिलिकल कॉर्ड की जो वेन है वो आ रही है, मिल रही है, और फिर इधर से इंफीरियर वेना कावा जो एक वेन है वो भी मिल रही है। तो इसलिए इस पार्ट को बोलते हैं डक्टस वेनोसस। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ डक्टस वेनोसस। तो ये एक अलग चीज हमको मिली यहाँ पे फीटल सर्कुलेशन में। इसके बाद जो इंफीरियर वेना कावा है यही ब्लड को आगे लेके जाती है। अब ये ब्लड 100% ऑक्सीजनेटेड नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा और हिपैटिक वेन जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था यहाँ पे मिक्स हो गई। तो जब ये मिक्स ब्लड आगे जाता है तो इसमें लगभग 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर भी रहता है। चूंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यह 100% है तो थोड़ा बहुत ब्लड ही इसमें मिला हुआ है, फिर भी इसमें 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो फिर ये जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? यहाँ से फिर ये ब्लड जाता है राइट एट्रियम में। तो यहाँ पे जब ब्लड पहुंचता है तो जो ब्लड का फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा अधिक है और इसीलिए जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ जा रहा है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब यहाँ पे ब्लड पहुंच रहा है तो इस ब्लड को हम मान लीजिए 100% मान ले रहे हैं कि 100% ब्लड यहाँ पहुंच रहा है। जो ब्लड जा रहा है उसमें बहुत ज्यादा फोर्स है। और यहाँ पे जो दोनों एट्रियम होते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, इनके बीच एक ओपनिंग पाई जाती है जिसको बोला जाता है फोरामेन ओवाले, जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवाले। फोरामेन ओवाले जो होता है ये एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है जो बेबी के डिलीवर होने के बाद आफ्टर सम टाइम क्लोज हो जाती है। अगर ये क्लोज नहीं होती है तो फिर कंजेनाइटल एनोमलीज होती हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, पढ़ लेते हैं कि ये जो दोनों एट्रियम के बीच ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं फोरामेन ओवाले। तो जब ब्लड यहाँ पे पहुंचता है राइट एट्रियम में तो ब्लड फोर्सफुली होता है, तो ये क्या करता है कि जो ये ओपनिंग दिख रही है इसी ओपनिंग के थ्रू ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाता है। हमने माना था यहाँ पे कि 100% ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है, तो 100% में जो 70% ब्लड होता है वो कहाँ पे चला जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ पे कितना ब्लड बचा? 30%। अब ये जो 70% ब्लड पहुंचा है एट्रियम में, तो जब हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो क्या होगा कि जो ब्लड होगा वो मिट्रल वाल्व के थ्रू, मिट्रल वाल्व जो होता है वो यहाँ पे पाया जाता है मिट्रल वाल्व, या इसको बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। तो जो ये मिट्रल या फिर बाइकस्पिड वाल्व होता है इसके थ्रू जो ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ये प्रोसेस कब होता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो जो 70% ब्लड है वो कहाँ पे आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्ट करता है उसी समय राइट एट्रियम भी कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। जब राइट एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो जो 30% ब्लड बचा हुआ वो कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में। तो जो प्रोसेस होता है कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन का हार्ट में, तो जो जब हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो जो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में ब्लड होता है वो एक साथ कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। राइट अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है तो किसके थ्रू आ रहा है? जो मिट्रल वाल्व होता है या बाइकस्पिड वाल्व होता है जो एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर के बीच में पाया जाता है। किस साइड? लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड जो वाल्व पाया जाता है एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर के बीच में, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व।
तो जो राइट एट्रियम है, यहाँ से जो ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल में आता है किसके थ्रू, जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है इसके थ्रू। अब जब ब्लड राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में आ गया तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो राइट वेंट्रिकल है इसके थ्रू यहाँ पे इसमें एक ओपनिंग पाई जाती है और इस ओपनिंग में वाल्व पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है पल्मोनरी वाल्व। क्यों पल्मोनरी वाल्व बोला जाता है, क्योंकि यहीं से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो निकलती है। तो जो पल्मोनरी की ओपनिंग होती है यहीं से क्या होता है कि जब हार्ट फिर से कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, जब हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो जो दोनों वेंट्रिकल होते हैं इनमें जो ब्लड होता है वो पुश होके कहाँ जाता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसके थ्रू दोनों लंग्स में जाता है। और ये कब होता है, जब राइट वेंट्रिकल में ये प्रोसेस हो रहा है। तो जो वेंट्रिकल है दोनों एक साथ ही कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, जिस तरह से दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे थे और वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा था, इसी तरह से दोनों वेंट्रिकल भी एक साथ ही कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। तो जब राइट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा कि जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स में जाएगा। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो यहाँ पे जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं आयोटिक ओपनिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ से ही आयोटा वो ओरिजिन होती है और यहीं पे आयोटिक वाल्व पाए जाते हैं। तो जो ये आयोटा की ओपनिंग है इसके थ्रू ब्लड कहाँ जाता है, होल बॉडी में। तो जब एक साथ ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल तो जो ब्लड होता है वो पुश होके लेफ्ट राइट वाला जो वेंट्रिकल होगा वहां पे जो ओपनिंग होगी उसके थ्रू दोनों लंग्स में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ओपनिंग होगी आयोटा की इसके थ्रू पूरे बॉडी में जाएगा। अब जब ब्लड यहाँ पल्मोनरी आर्टरी से दोनों लंग्स में पहुंचता है तो कितना ब्लड पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पे 30% ब्लड ही था और ये 30% ब्लड कहाँ पे है, राइट वेंट्रिकल में। अब कुछ ब्लड तो वेंट्रिकल में बचेगा ही, क्योंकि पूरा ब्लड तो लंग्स को नहीं जाएगा ना, तो लंग्स को उतना ही ब्लड जाता है जितने में जो लंग्स है वो लाइफ रह सके, ये नेचुरल होता है। इसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रोसेस। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसके थ्रू जो आयोटिक ओपनिंग है इसके थ्रू जब ब्लड जाएगा कहाँ पे, ये आयोटा है, आयोटा में जाएगा। तो आगे चल के जब ये आयोटा ऊपर जाती है जिसको बोलते हैं यहाँ पे आर्च ऑफ आयोटा। तो जो आर्च ऑफ आयोटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं से जो आयोटा होती है वो टर्न होती है, कहाँ पे, डिसेंडिंग आयोटा, मतलब नीचे की तरफ जाती है। तो जो नीचे की तरफ टर्न होती है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग आयोटा और इसको बोलते हैं आर्च ऑफ आयोटा। जो आर्च ऑफ आयोटा होती है वहीं से 3 ब्रांच निकली होती है, ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब ये जो तीनों ब्रांच है ये जो अपर एक्सट्रीमिटीज होती है उसको ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर हम फर्स्ट ब्रांच की बात करें तो इसको बोलते हैं ब्रांकियोसिफेलिक आर्टरी। ब्रांकियोसिफेलिक आर्टरी ये फर्स्ट ब्रांच होती है आयोटा की और सेकेंड ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और जो थर्ड ब्रांच होती है इसको बोलते हैं सब क्लेविकल आर्टरी। तो यहाँ पे तीनों जो ब्रांच है आर्टरी की इसके बारे में हमने पढ़ा। अब देखिए जो ब्रोंकियोसिफेलिक आर्टरी है ये किसको ब्लड सप्लाई करती है। जो ब्रोंकियोसिफेलिक आर्टरी है ये राइट आर्म, हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई करती है। याद रखिएगा कि जो आर्च ऑफ आयोटा है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, 3 उसकी ब्रांच निकल रही है। तो जो फर्स्ट ब्रांच है उसको हम ब्रांकियोसिफेलिक आर्टरी बोलते हैं और जो ब्रांकियोसिफेलिक आर्टरी होती है वो राइट आर्म, हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद जो सेकेंड है जिसको हम बोलते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है ये एक मेजर ब्लड वेसल्स होती है। तो जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है ये स्पेशली जो ब्रेन होता है उसको ब्लड सप्लाई करती है और ब्रेन के साथ साथ जो फेस होता है एंड नेक उसको भी ब्लड सप्लाई करती है। अब थर्ड ब्रांच है जिसको बोलते हैं सब क्लेविकल आर्टरी। सब क्लेविकल आर्टरी स्पेशली जो आर्म्स होते हैं, अपर लिम्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है। जो आर्च ऑफ आयोटा की 3 ब्रांच है वो अपर एक्सट्रीमिटीज को, हेड को, ब्रेन को सबको ब्लड सप्लाई करती है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब जब आर्च ऑफ आयोटा यहाँ से नीचे की तरफ आती है तो उसके पहले ही एक और ओपनिंग होती है और ये जो ओपनिंग होती है ये अटैच किससे होती है, ये अटैच होती है पल्मोनरी ट्रंक से। मतलब जो पल्मोनरी वेन यहाँ से निकली हुई है, ये यहाँ से निकली हुई है और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है तो एक
राइट लंग को सप्लाई कर रही है ब्लड और एक लेफ्ट लंग को ब्लड सप्लाई कर रही है। यहाँ से हमने पढ़ा था कि जो राइट वेंट्रिकल होता है वहां से पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो ब्लड लेके जाती है दोनों लंग्स को। तो जहां से ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है जो पल्मोनरी आर्टरी है, वहां से लेके जो आर्च ऑफ अयोटा का डिसेंडिंग वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अयोटा। तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अयोटा होता है वहां पे एक ओपनिंग होती है जो किससे अटैच होती है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उससे। इसके साथ ही जहां पे ये जो पल्मोनरी आर्टरी है दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, वहीं पे एक और पार्ट पाया जाता है जिसको बोला जाता है बाइफरकसन पॉइंट। जो बाइफरकसन पॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है, जहां से पल्मोनरी आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड होती है, जस्ट वहीं पे ये पॉइंट पाया जाता है। और यहीं से जो ये बाईपास वे बन रहा है वो ओरिजिन होता है और जाके मिलता है जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है अयोटा का उसमें। इसके साथ ही जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो राइट वेंट्रिकल होता है इसमें जो ब्लड जा रहा है कहाँ पे, लंग्स में, किसके थ्रू, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके थ्रू। तो जब लंग में ब्लड पहुंचा तो फिर ये कुछ ब्लड जो है वो वापस भी आएगा, पूरा ब्लड तो लंग्स में नहीं रह जाएगा। तो वो लंग्स से ब्लड वापस कैसे आता है, ये जो दिख रही हैं दोनों तरफ, इनको बोलते हैं राइट पल्मोनरी वेन और इसको बोलते हैं लेफ्ट पल्मोनरी वेन। तो राइट लंग से राइट पल्मोनरी वेन के थ्रू एंड लेफ्ट लंग से लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड होता है वो कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में। जब इन दोनों से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है कि ये जो दोनों ब्लड आ रहा है दोनों लंग से, ये क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड होता है। तो जो 70% ब्लड यहाँ पे पहुंचा है इसमें भी कम से कम 60% तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो सम ब्लड जो है लंग से आया जो डीऑक्सीनेटेड था, जब यहाँ पे दोनों तरफ से ब्लड आया तो यहाँ पे क्या हुआ, मिक्स हुआ। तो यहाँ पे भी जो कुछ क्वांटिटी थी O2 की वो क्या हुई, घटी। उसके बाद ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर उसके बाद जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वैसे चलेगा। वैसे ही यहाँ पे भी होता है। राइट एट्रियम में क्या था कि 80% ब्लड ऑक्सीजनेटेड आ रहा था, लेकिन जो राइट एट्रियम होता है यहाँ भी एक ओपनिंग पाई जाती है जिसको बोला जाता है ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। देखिए जो सुपीरियर वेना कावा है ये जो अपर एक्सट्रीमिटीज होती हैं वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उनको कैरी करके लाती है। तो जब ये कैरी करके लाएगी तो कहाँ पे ये ओपन होती है, राइट एट्रियम में। और नीचे से कौन जा रहा है, इंफीरियर वेना कावा। जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको इंफीरियर वेना कावा कैरी कर रही है। तो ये तो आके यहीं पे मिक्स हो जाती है जो अम्बिलिकल की वेन होती है उसी के साथ, और फिर ये ब्लड लेके आती है। लेकिन यहाँ से जो सुपीरियर वेना कावा मिक्स हो रही है, जो सुपीरियर वेना कावा आ रही है अपर एक्सट्रीमिटीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, ये यहाँ पे आके मिक्स हो रही है। तो जब ये यहाँ पे आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके और इधर से ये 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड होता है ये मिक्स हो जाता है। उसके बाद जो मिक्स ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वैसे होता है, वैसे ही सेम राइट वेंट्रिकल में होता है। अब देखिए जब ब्लड यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे जो ये बाईपास वे बन रहा है पल्मोनरी आर्टरी और जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है अयोटा का, इनके बीच, तो ये जब यहाँ आके मिलता है इससे अयोटा में, तो इसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। क्यों बोल रहे हैं डक्टस आर्टेरियोसस, क्योंकि यहाँ पे दो आर्टरी मिल रही है। कौन कौन सी, एक अयोटा जो एक आर्टरी है और नीचे से जो पल्मोनरी आर्टरी है। क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वही दो पार्ट में डिवाइड होकर लंग्स को ब्लड सप्लाई कर रही है, और फिर यहीं से एक ये बाईपास वे बना रही है जो जाके मिल रही है किससे, अयोटा से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो आर्टरी एक साथ मिल रही है, तो इनको बोला जा रहा है डक्टस आर्टेरियोसस। इसके साथ हमने यहाँ पे पढ़ा था डक्टस विनोसस। विनोसस से यहाँ पे जो टर्म्स उभर के आया है मतलब वेन्स। तो जो वेन्स होती हैं, अगर दो से अधिक वेन जहाँ पे मिल रही है उसको हम डक्टस विनोसस कहेंगे, और यहाँ पे दो आर्टरी मिल रही है तो इसलिए हम इसको बोले डक्टस आर्टेरियोसस। तो देखा आपने कि तीन चीजें इसमें एक्स्ट्रा हो गई फीचर सर्कुलेशन में। यहाँ पे डक्टस विनोसस, यहाँ पे फोरामेन ओवाले, और यहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसस। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि जब बेबी का बर्थ जाता है तो इसके बाद इनका क्या होता है। उसके बाद जो
अयोटा होती है वो क्या होती है, डिसेंड होती है और वो नीचे आती है। जब अयोटा नीचे आती है तो फिर नीचे आने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको बोलते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी। तो जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। जब ये दो पार्ट में डिवाइड होगी तो यहीं से दो आर्टरी निकलती हैं और ये दोनों आर्टरी फिर आके मिलती हैं कहाँ पे, जो अम्लाइकल होती है उसमें। किसके थ्रू, जो अम्लाइकस होता है बेबी का उसके थ्रू, और फिर ये जाके प्लासेंटा में अटैच हो जाती हैं। और ये जो दोनों आर्टरी होती हैं इनमें क्या होता है, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्योंकि हम यहाँ से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहीं तक पहुंच रहा है, उसके बाद मिक्स हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ब्लड मिक्स हो रहा है, कुछ मात्रा में डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है, फिर यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है जो डीऑक्सीजनेटेड है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कुछ जो रेशियो वो कम हो रहा है। फिर यहाँ पे भी कुछ ब्लड है जो राइट एंड लेफ्ट लंग से आ रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू, तो यहाँ पे भी जो इसका O2 क्वांटिटी है वो थोड़ी कम हो रही है। तो इस तरह से जो ब्लड होता है वो हर जगह डीऑक्सीजनेटेड होता चला जा रहा है। उसके बाद जब वो नीचे आता है डिसेंडिंग अयोटा के थ्रू तो यहाँ पे भी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। उसके बाद आर्टरी के थ्रू, जो दोनों आर्टरी होती है अम्लाइकस की, इनके थ्रू जाता है प्लासेंटा में, और प्लासेंटा में फिर इसका वही प्रोसेस चलता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मदर के ब्लड से ये O2 को लेता है और इस तरह से ये प्रोसेस ब्लड सर्कुलेशन का चलता है। कब तक, जब तक बेबी का जन्म नहीं हुआ रहता है। जैसे ही फीटस का जन्म होता है उसके बाद जो ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है इसमें भी चेंजेस होने लगते हैं, और जो मैंने आपको फिजियोलॉजी बताई उसमें भी चेंजेस हो जाते हैं। कैसे, जब बेबी डिलीवर होता है उसके बाद उसका रोना जरूरी है। क्यों रोना जरूरी है, क्योंकि जब बेबी क्राई करता है तो उस समय कम से कम 70 ml एयर इंस्पायर करता है। एक्सपायर नहीं करता बल्कि इंस्पायर करता है, मतलब वो खींचता है। तो जैसे ही बेबी 70 ml वो इंस्पायर करता है तो उसके जो लंग्स होते हैं वो फूल जाते हैं और बेबी जो है बहुत तेज क्राई करता है। जैसे ही बेबी क्राई करता है तो जो एल्ब्यूलाई होती है वो क्या होती है, ओपन हो जाती हैं, उनमें एयर फील हो जाता है। कि जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अम्लाइकस होती है, अम्लाइकस से 4 या 5 सेंटीमीटर की दूरी पे जो अम्लाइकल कार्ड होती है उसको कट कर देते हैं। जब हम अम्लाइकल कार्ड को कट कर देंगे तो जो प्लासेंटा है वो ऑटोमेटिक बेबी से अलग हो जाएगी। जब बेबी से अलग हो जाएगी तो जो प्लासेंटा का वर्क है वो भी स्टॉप हो जाएगा। जब प्लासेंटा वर्क ही नहीं करेगी तो जो प्लासेंटा का वर्क है वो कौन करेगा, लंग्स करेंगे, और उस समय लंग्स का एक्टिव होना जरूरी है। इसीलिए वहाँ पे बेबी का क्राई करना भी जरूरी है। अगर बेबी क्राई नहीं करेगा तो जो उसके लंग्स हैं उनमें एयर फिल नहीं हो पाएगी, जो एल्वेलाई है वो अपना वर्क नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए बेबी का क्राई करना जरूरी होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो डक्टस विनोसस है और डक्टस आर्टरियोसस है, फोरामेन ओवाले है, इनका एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली जो फीटस होता है आफ्टर डिलीवर, इनका क्या फंक्शन होता है, या फिर ये अगर रेमिनेंस के रूप में रह जाते हैं तो इनको क्या कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं डक्टस विनोसस के बारे में। पहले हम देख लेते हैं इसकी फंक्शनल क्लोजिंग, मतलब जो इसका वर्क है ये कब बंद होता है। तो जो डक्टस विनोसस होता है वो बेबी के डिलीवर होने के 5 मिनट के बाद ही वर्क करना बंद कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि जो प्लासेंटा होती है उसका जो अम्लाइकल कॉर्ड होता है वो बेबी से अलग कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। तो जैसे ही कट किया जाता है वैसे ही प्लासेंटा अपना वर्क स्टॉप कर देती है। जब प्लासेंटा अपना वर्क स्टॉप कर देती है तो जो डक्टस विनोसस होता है इसका भी वर्क स्टॉप हो जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि जो वेन है, अम्लाइकल वेन है, वो कहाँ पे जाके मिल रही है, लीवर में, और यहीं पे निर्माण हो रहा है डक्टस विनोसस का, चुकी है क्योंकि यहीं पे सारी वेन मिल रही हैं। तो जब ये पार्ट ही हमने काट दिया यहाँ से तो फिर इसका कोई फंक्शन ही नहीं रहेगा। इसीलिए क्या होता है कि जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके 5 मिनट के बाद ही जो फंक्शन होता है डक्टस विनोसस का वो स्टॉप हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि एनाटॉमिकली इसकी क्लोजिंग कब होती है। एनाटॉमिकली क्लोजिंग, तो एनाटॉमिकली जो डक्टस विनोसस होता है इसकी क्लोजिंग 7 डेज या 1 वीक पे हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि अगर ये रेमिनेंस के रूप में रहता है तो इसको क्या कहते हैं। रेमिनेंस मतलब अगर ये अवशेषी अंग के रूप में रहता है तो इसको क्या कहते हैं। तो जो डक्टस विनोसस होता है ये लिगामेंट विनोसस के रूप में रह जाता है
जो फीटस होता है उसकी बॉडी में। क्योंकि हम यहाँ रेमिनेंस पढ़ रहे हैं डक्टस विनोसस का, तो जो डक्टस विनोसस होता है ये लिगामेंट विनोसस के रूप में, ऑसेसी अंग के रूप में जो फीटस होता है उसकी बॉडी में रह जाता है। अब हम देख लेते हैं फोरामेन ओवाले के बारे में। तो जो फोरामेन ओवाले है इसकी पहले हम फंक्शनल क्लोजिंग देख लेते हैं। फंक्शनल क्लोजिंग, जो इसकी फंक्शनल क्लोजिंग है वो विद इन 5 मिनट आफ्टर बर्थ हो जाती है। मतलब कि जो फोरामेन ओवाले है इसका जो फंक्शन होता है ये क्लोज हो जाता है कब, जब बेबी डिलीवर करता है उसके 5 मिनट के बाद। क्यों क्लोज हो जाता है? क्योंकि जो फोरामेन ओवाले है ये हमने देखा था यहाँ पे कि जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है इन दोनों सेप्टम के बीच में ये ओपनिंग होती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि ये नेचुरली गॉड गिफ्टेड होता है कि जो ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ आता है और यहाँ पे ब्लड का जो फोर्स होता है वो इक्वलाइज होने के लिए ये ओपनिंग होती है नेचुरली, जिससे जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जा सके। चूंकि अगर अधिक मात्रा में यहाँ पे ब्लड है और ये सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल के बाद जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और उस समय जो लंग्स होंगे वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं है ब्लड के जाने का। वहाँ पे बस उतना ही ब्लड जाना चाहिए जिससे जो ब्लड जिससे जो लंग्स है वो लाइव रह सके। तो ये नेचुरली होता है कि जो फोरामेन ओवाले होता है इसके थ्रू जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। तो ये क्या करता है कि जो प्रेशर होता है उसको इक्वलाइज करता है। तो जैसे बेबी का डिलीवर हुआ, बेबी डिलीवर होने के बाद जो ब्लड जो लंग्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। जब लंग्स एक्टिव हो गए तो अब जो फंक्शन होगा वो राइट वेंट्रिकल के थ्रू जो ब्लड होगा वो पूरी तरह से कहाँ जाएगा? लंग्स में। चूंकि लंग्स अब फिल्ट्रेशन का काम कौन करेगा? लंग्स करेगा। तो वहां पे इसका कोई वर्क नहीं रह गया। चूंकि जैसे ही ब्लड आएगा तो वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो फोर्स के साथ आएगा वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, और उसके बाद ही जाएगा लंग्स में जिससे उसका फिल्ट्रेशन हो सके। तो इसीलिए फंक्शनली क्लोजिंग इसकी 5 मिनट के बाद हो जाती है बेबी डिलीवर होने के। और इसकी एनाटॉमिकल क्लोजिंग देख लेते हैं। एनाटॉमिकली क्लोजिंग, तो जो फोरामेन ओवाले हैं ये अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर में क्लोज हो जाता है। मतलब कि जो ये ओपनिंग है इसका जो फंक्शन होता है वो तो 5 मिनट में ही बंद हो जाता है, लेकिन ये जो ओपनिंग है ये क्लोज कब होती है? लगभग 1 ईयर में। और रेमिनेंस की अगर बात करें कि अगर अवशेषी अंग के रूप में ये रह जाता है तो इसको बोलते हैं फोसा ओवैलिस। तो ये जानना जरूरी है कि जो दोनों एट्रियम होते हैं लेफ्ट एंड राइट, इनके बीच जो ये बाईपास रास्ता पाया जाता है, ओपनिंग पाई जाती है, ये अवशेषी अंग के रूप में किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये फोसा ओवैलिस के रूप में पाई जाती है और ये इसी नाम से जानी जाती है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता भी तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो फोरामेन ओवाले होता है ये अवशेषी अंग के रूप में फोसा ओवैलिस के नाम से जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो डक्टस आर्टेरियोसस था जो यहाँ पे पाया जाता था, इसका एनाटॉमिकली क्लोजिंग कब होती है? तो जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है इसकी फंक्शनल क्लोजिंग कब होती है? इसकी क्लोजिंग होती है आफ्टर 5 मिनट बेबी बर्थ। मतलब बेबी डिलीवर होने के 5 मिनट के बाद ही इसकी क्लोजिंग हो जाती है फंक्शनली। मतलब इसका जो फंक्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है। अब अगर इसका एनाटॉमिकली क्लोजिंग देखें, एनाटॉमिकली क्लोजिंग तो ये कब होती है? लगभग 60 डेज या 1 to 3 मंथ होगा। तो इसका जो ओपनिंग है डक्टस आर्टेरियोसस के ये 60 डेज में या फिर 1 से लेकर 3 महीने में क्लोज हो जाती है। अगर रेमिनेंस की बात करें कि डक्टस आर्टेरियोसस रेमिनेंस के रूप में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम कहते हैं डक्टस बुटैली। तो जो डक्टस आर्टेरियोसस है ये रेमिनेंस के रूप में किस नाम से जाना जाता है? डक्टस बुटैली के नाम से। अब इसका जो क्लोजिंग होती है ये कैसे हो जाती है? ये जो दोनों लंग्स होते हैं जैसे ही अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं वैसे ही दोनों लंग से ब्रेडिकाइन सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है? ब्रेडिकाइनिन। अब जो ब्रेडिकाइनिन होता है इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है ये
क्लोज होने लगता है। अगर मान लीजिए डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज नहीं होता है तो उस समय क्या होता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसका लेवल हमको कम करना पड़ता है। अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम कर दें तो उससे भी जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है वो क्लोज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं वहां से ब्रेडिकाइनिन सीक्रेट नहीं हो पाता है, उस समय क्या होता है कि फिर आर्टिफिशियली प्रोस्टाग्लैंडिन देना पड़ता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन हम देते हैं डक्टस आर्टेरियोसस को क्लोज होने के लिए, उसका नाम है एंडोमिथासिन। ये जो मेडिसिन होती है एंडोमिथासिन, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को कम कर देती है। ये हम कब देते हैं? जब डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज नहीं होता है। क्यों क्लोज नहीं होता है? क्योंकि जो ब्रेडिकाइनिन है ये पर्याप्त अमाउंट में सीक्रेट नहीं कर पाता है। कौन? लंग। तो ये जितना हमने पढ़ा ये सब किस में होता है? फीटल सर्कुलेशन में। इन सब के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें कितनी आर्टरी और कितनी वेन पाई जाती है, तो आप इजीली बोलेंगे कि इसमें 2 आर्टरी और 1 वेन पाई जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं इसमें 2 आर्टरी और 2 वेन पाई जाती है, कुल मिला के 4 ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। देखिए जो 2 आर्टरी है ये तो हमेशा रहेंगी, लेकिन जो वेन है इसमें क्या होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी 4 मंथ की हो जाती है, 4 मंथ हो जाते हैं कंसेप्शन को, तो उस समय क्या होता है कि जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है वो डिसअपेयर हो जाती है। मतलब जो ये वेन होती हैं ये राइट एंड लेफ्ट 2 वेन होती हैं, लेकिन जब प्रेगनेंसी 4 मंथ की हो जाती है तो उस समय जो राइट अम्बिलिकल वेन है ये क्या होती है? डिसअपेयर हो जाती है। और कौन बचती है? जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होती है सिर्फ वही बचती है। इसीलिए हम कहते हैं कि 2 आर्टरी और 1 वेन पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि 4 मंथ के दौरान प्रेगनेंसी को 4 मंथ हुए हैं और उस दौरान कितनी आर्टरी और कितनी वेन अम्बिलिकल कॉर्ड में पाई जा रही हैं, तो अगर आप वहां पे 3 बताते हैं तो गलत हो जाएगा। वहां पे आपका ऑप्शन होना चाहिए 4, क्योंकि 2 आर्टरी और 2 वेन पाई जा रही है, कुल मिला के 4 ब्लड वेसल्स पाई जा रही है। कब? जब प्रेगनेंसी को 4 मंथ हो गए हैं तब। अगर 4 मंथ के बाद पूछता है या फिर जनरली पूछता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरी और कितनी वेन पाई जा रही है, तो आप इजीली उसमें बिना किसी डाउट के 3 ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर 4 मंथ वहां पे कंडीशन अप्लाई किया है तो वहां पे आप 4 ही करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ब्लड सर्कुलेशन में शायद मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आया होगा, तो आप मुझे प्लीज कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।